हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने हेमोडायलिसिस के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके एब्डोमिनल की लाइनिंग, जिसे अपन पेरिटोनियम बोलते हैं, उसका यूज़ ब्लड को साफ़ करने के लिए किया जाता है। इसमें मशीन की जगह एक खास फ्लूइड डाला जाता है जिसको डायलिसेट बोलते हैं, उसका यूज़ होता है। तो देखते हैं इस पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है। तो इसमें हमें हमारी बॉडी के लिए ऐसा एक्सेस चाहिए जो डायलिसर की जैसे काम करें और ब्लड को क्लीन करें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना क्या है, एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, ये अपना एब्डोमिनल पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी है ये वाली। तो इसमें ये तो हो गई थोरेसिक कैविटी, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी। इसमें जीआईटी के ऑर्गन्स रहते हैं, और ये जो इंटेस्टाइन होती है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, हमें पता है इस इंटेस्टाइन की दीवार में कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं। तभी तो हम जो कुछ भी खाते हैं उनमें से जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं, वो इंटेस्टाइन की वॉल से निकल कर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ से इंटेस्टाइन की वॉल से निकल कर एब्जॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। और हमें पता है इनको कैपिलरीज तो हम तभी बोलते हैं जब इनके बीच में एंडोथेलियल सेल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट हो। और आप खुद सोचिए, किसी भी चीज़ में हमारे इंटेस्टाइन से निकल कर कुछ हमारे ब्लड में आएगी तो हमारे को स्पेस की ज़रूरत होगी। कोई भी ये, इसको क्या बोलते हैं, जो स्पेस बीच में प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा बोलते हैं। और जब यहाँ पे फेनेस्ट्रा हो और फेनेस्ट्रा होते हैं तभी जब हम खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स ये ब्लड में आ पाते हैं और इस कैपिलरीज के जाल में ब्लड रन करता है। अब ये जो जीआईटी के ऑर्गन्स जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं, हमने बात की इसकी दीवार में कैपिलरीज का जाल होता है जिसमें ब्लड वेसल्स फ्लो, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और हमारी जीआईटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको बाहर से कवर करती है एक पेरिटोनियम लेयर। ये है पेरिटोनियम लेयर। और ये जो पेरिटोनियम लेयर है इसकी खुद की दो लेयर होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो जो अंदर वाली लेयर है इसको तो बोलते हैं विसरल लेयर। इसको तो कौन सी लेयर बोलते हैं, विसरल। और फिर थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है और उसके बाद में प्रेजेंट होती है पेराइटल लेयर। तो इसकी दो लेयर होता है, पेरिटोनियम की खुद की दो लेयर होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं विसरल और बाहर वाली को बोलते हैं पेरिटोनियम। और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर होती है जिसको अपन ने नाम दिया था पेराइटल, ये कैसी लेयर होती है, इम्परमिएबल लेयर होती है, इम्परमिएबल लेयर होती है। और ये जो अंदर वाली लेयर है जिसको हमने नाम दिया था विसरल, ये होती है सेमी परमिएबल। इसमें भी फेनेस्ट्रा होते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली येलो कलर से मार्क कर रखी है, ये अंदर वाली लेयर है, और ब्लू वाली बाहर वाली जिसको पेराइटल बोलते हैं। तो अंदर वाली जो विसरल लेयर होती है ये सेमी परमिएबल होती है, इसमें भी फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाली लेयर में भी फेनेस्ट्रा होते हैं। और इन दोनों केविटी के बीच में ये जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, ये जो खाली स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो इसका मतलब है कि एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अब हमें हमारे बॉडी का वेस्ट, मतलब वेस्ट निकालने के लिए वैसे ही कंपार्टमेंट बनाना है जैसा डायलिसर में था। डायलिसर जिसके थ्रू हमने हीमोडायलिसिस में ब्लड को फिल्टर किया था। अब आपने देखा होगा कि रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में एसाइटिस हो जाता है। अब एसाइटिस क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड में पानी का अमाउंट बढ़ जाता है। और ब्लड में पानी का लेवल बढ़ता है तो कौन सा प्रेशर बढ़ता है, हाइड्रोस्टेटिक। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पानी को भेजता है बाहर। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी आ जाता है अपनी किस में, ब्लड कैपिलरी से आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और पेरिटोनियल कैविटी में पानी बढ़ जाता है। अब हम अपनी इस पेरिटोनियम की हेल्प से ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। अब जो डायलिसेट है उस डायलिसेट को अपने को इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर
भरना है। जब आपने इस पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट को भरा, आपने इस डायलिसेट में एक खास तरह की ग्लूकोज रखी जिसका नाम था इकोडेक्स्ट्रिन। ये इकोडेक्स्ट्रिन जितना ब्लड में ग्लूकोज है उससे ज़्यादा है, और ये इकोडेक्स्ट्रिन अगर ज़्यादा है तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। जो फ्लूइड आपने इसमें भरा है उसको 4 से 6 घंटे अंदर रहने दो। और अब इसमें जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज धीरे धीरे ओस्मोसिस इंड्यूस करेगा और इस ब्लड को अंदर जो पानी चल रहा है उस पानी को धीरे धीरे बाहर खींचेगा। तो अब जैसे आपने इस कैविटी में पानी भरा लगभग 2 लीटर, अब ये ग्लूकोज ओस्मोसिस करवाएगा और ओस्मोसिस के द्वारा ये ब्लड में से पानी को बाहर खींचेगा। यहाँ जो ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ये ओस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब हो सकता है यहाँ से 4 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी बाहर आ गया। इस कैविटी में जब आपने फ्लूइड को फिल किया था तो लगभग 2 लीटर फ्लूइड फिल किया था, और जब बाहर निकाला तो 3 लीटर निकला। 1 लीटर फ्लूइड इस ग्लूकोज ने ओस्मोसिस से ब्लड के अंदर से अपने अंदर ले लिया, और जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर आएगा वैसे वैसे ब्लड में पानी का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड में पानी कम हो गया तो ब्लड में जो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हुआ था वो करेक्ट हो गया। इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है। हमने डायलिसेट में रखे ही नहीं। ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो भी है यूरिया, इनको अपन ने डायलिसेट में नहीं डाले। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, तो ये धीरे धीरे ब्लड से पेरिटोनियल कैविटी में आते जाएंगे। लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट उतना नहीं निकलेगा जितना हीमोडायलिसिस में निकल रहा था, क्योंकि हीमोडायलिसिस में तो लगातार फ्लूइड बदल रहा था। हीमोडायलिसिस में डायलिसिट कंटिन्यू फ्रेस आ रहा था, तो वो लगातार डिफ्यूज़न कर रहा था। यहाँ उसके मुकाबले कम होगा डिफ्यूज़न। यहाँ क्योंकि आपने फ्लूइड को भर के इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रख दिया, तो जैसे अपनी ब्लड के कैपिलरीज के अंदर यूरिया के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स इस पेरिटोनियल कैविटी में आएंगे, डायलिसेट में आएंगे। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बराबर हो जाएगा तो ये इधर से इधर मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे 10 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 5 ही आ पाएंगे पेरिटोनियल कैविटी में, पूरा नहीं निकलेगा इसके अंदर से। क्योंकि जैसे इधर से 5 निकले तो अंदर भी 5 हो गए, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी और मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो जितना हीमोडायलिसिस में डिफ्यूज़न होता है उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा होगा कि जितना अंदर होगा उसके ब्लड कैपिलरीज के अंदर जितना होगा उसके आधे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों तरफ कंडीशन बराबर होगी, तब मूवमेंट रुक जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नाइट्रोजनस वेस्ट भी यहाँ से डिफ्यूज़ होकर बाहर निकल जाएंगे। जो आपने फ्लूइड भरा उस फ्लूइड में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन नहीं था, लेकिन जो फ्लूइड आप वापस बाहर निकालोगे उसमें हमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन मिलेगा, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी ब्लड से डिफ्यूज़ होकर बाहर निकलेगा। ऐसा करते हुए हम अपनी पेरिटोनियल की हेल्प से ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल लेयर के बीच के दोनों लेयर के बीच के अंदर स्पेस परसेंट होता है, इसके अंदर अपन डायलिसेट भरते हैं, और उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इस तरफ आ जाता है, ओस्मोसिस के थ्रू इस तरफ आता है। क्योंकि ये बीच में फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से अपन बाहर निकाल देंगे, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम पेरिटोनियल कैविटी की हेल्प से डायलिसिस कर पाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इन दिस पेरिटोनियम एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ ब्लड फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पेरिटोनियम लेयर है वो कैसे एक्ट करेगी, सेमी परमेबल एक्ट की जैसे एक्ट करेगी, और ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगी, अलाउ करेगी। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज लार्ज एंड प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज।
अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी में स्पेस प्रेजेंट होता है वो और जगह के मुताबिक सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक्सचेंज इजीली हो सकता है और वहाँ पे अपन ज़्यादा फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ सके। पेरिटोनियल कैविटी रिच इन ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क एंड प्रोवाइड मोर अवेलेबल ब्लड फॉर एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे अपन ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को ज़्यादा ब्लड आएगा, यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा यहाँ पे। फिर आता है इसके अंदर पेरिटोनियल इक्विलिब्रियम टेस्ट, ए टेस्ट विच परफॉर्म टू असेस फंक्शन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये किया जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के फंक्शन को असेस करने के लिए। जैसे ब्लड सैंपल लिया जिसमें 60 mg/dl यूरिया आया। जैसे आपने किसी का ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर पेशेंट के अंदर यूरिया 60 mg/dl यूरिया दिखाई दिया आपको। फिर आपने क्या किया, ये जो पेरिटोनियल कैविटी थी इसके अंदर डाइलेसेट भरा और यहाँ से क्या किया, ओस्मोसिस के थ्रू ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे इसको बाहर निकाला। फिर जैसे आपने दोबारा ब्लड टेस्ट किया, जिसके अंदर क्या हुआ कि ब्लड टेस्ट के अंदर ये जो यूरिया था वो कितना आया, 30 mg/dl आया। और जो इसके अंदर डाइलेसेट के अंदर यूरिया था, जो आपने जब डाला था तब तो बिल्कुल जीरो था, और जब बाहर निकाला तो उसके अंदर आया 30 mg/dl। तो इसका मतलब ये टेस्ट एकदम सही है। तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ऐसे, ये देखने के लिए कि फिल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, ब्लड में से वेस्ट बाहर आ रहे हैं या नहीं, तो ये देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, पेरिटोनियल इक्विलिब्रियम टेस्ट। बात करते हैं रूट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। रूट प्रिपेयर्ड बाय सर्जिकल इंसिजन ऑफ सिलिकोनाइज्ड रबड़ कैथेटर। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगा के उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट करते हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी। किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, बिटवीन विसरल एंड पेराइटल लेयर। किसके बीच में, विसरल और पेराइटल लेयर। जो अपनी पेरिटोनियम की दो लेयर है, विसरल और पेराइटल, इन दोनों के बीच के अंदर अपन एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। अब ये जो कैथेटर होता है इसको अपन क्या करते हैं, स्विचर मतलब टाँके लगा देते हैं, किसके साथ, रेक्टस एब्डोमिनल मसल के साथ एंड स्किन के साथ, ताकि ये आगे ना जाए और अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इनको परफोरेट ना करे। अभी जो आपने कैथेटर इंसर्ट किया है इसको मेच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। इंसर्जन साइट कौन सी होती है, कहाँ पे लगा होगी इंसिजन, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे। अब टाइप्स ऑफ कैथेटर, कैथेटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला सबसे जो मोस्टली यूज होता है वो होता है टैंक ऑफ कैथेटर। स्ट्रेट कैथेटर, ये कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो पतले लोग हैं उनके अंदर ये नहीं लग पाता सही से, आगे जाके स्किन को परफोरेट कर देता है, अपने जीआईटी को परफोरेट कर देता है और कोई भी दिक्कत कर देता है। लेकिन मोस्टली यही यूज़ होता है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट रहता है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांस सबसे कम रहते हैं। फिर आता है इसके अंदर स्वान नेक कैथेटर, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये कम ही यूज़ लिया जाता है क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है कोइल कैथेटर, ये इस तरह का कैथेटर होता है। अब ये भी कम ही काम लिया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होते हैं कोइल कैथेटर के अंदर। लेकिन सबसे सेफ यही रहता है कोइल कैथेटर ही, क्योंकि ये आगे जाता ही नहीं है तो परफोरेट ही नहीं करेगा और ये फ्लेक्सिबल होता है एकदम। फिर बात करते हैं डायलिसेट। डायलिसेट क्या होता है, जिसको अपन पीडी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच यूज़ फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, वो सॉल्यूशन जो यूज़ होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सी होती है, डेक्सट्रीन, स्टेराइल सॉल्यूशन। फिर आता है प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब अपने को इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो अपने को पहले ही इन्फेक्शन होने से पहले एंटीबायोटिक लेनी है प्रोफाइलैक्सिस, जिससे आगे इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ये इन्फेक्शन होने के बाद नहीं लेते, इन्फेक्शन से पहले लेते हैं। तो ड्रग का नाम है प्रोफाइलैक्सिस, ये है एक एंटीबायोटिक। फिर आता है एडहेपेरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन।
अब हिपेरिन भी डालते हैं इसके अंदर, जो ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है। अब जैसे अपन ने ये कैथेटर डाला अपनी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो यहाँ से थोड़े बहुत ब्लड भी निकल सकता है, तो यहाँ पे कोई भी क्लॉट ना बने जिसकी वजह से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आए, तो इसके लिए अपने को हिपेरिन भी डालना है इसके अंदर। अब ये जो डाइलेसेट सॉल्यूशन लेंगे, पीडी सॉल्यूशन लेंगे, इसका टेम्परेचर कितना लेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना, यानी 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आता है इनफ्लो, इन्फ्यूजन ऑफ डाइलेसेट इनटू पेरिटोनियल कैविटी। इनफ्लो मतलब अपने को अंदर डालना है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अपने को डाइलेसेट को डालना है। तो इन्फ्यूजन ऑफ डाइलेसेट इनटू पेरिटोनियल कैविटी, पहले प्रोसीजर करेंगे जिसके अंदर अपन पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस को इंसर्ट करेंगे। अब ड्यूरेशन होता है इसका 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है इसके अंदर। और वॉल्यूम जो अपन डालेंगे वो डालेंगे 1.5 से 3 लीटर तक डाल सकते हैं। अब नॉर्मली डालते हैं 2 लीटर। पोजीशन देंगे इसके अंदर लो फाउलर पोजीशन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। अब ये क्यों देंगे लो फाउलर पोजीशन, क्योंकि अगर ये पोजीशन नहीं देंगे, अपन सेमी फाउलर पोजीशन दे देंगे या कोई और पोजीशन देंगे, तो उससे क्या होगा, डायफ्राम आगे की तरफ हो जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने लंग्स ठीक से रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है इसके अंदर ड्वेल टाइम, द टाइम इन विच पेरिटोनियल सॉल्यूशन रिमेन्स इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। तो ड्वेल जैसे ड्वेल से भी पता चल रहा है, अपने को नाम से ही पता चल रहा है, वो टाइम जिसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है जो अपन ने डाइलेसेट डाला था वो कहाँ रहेगा, पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा। तो जितनी देर वो पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। अब ड्यूरेशन कितनी देर के लिए रहेगा, तो मिनिमम 20 से 30 मिनट के लिए मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 4 to 6 आवर्स। अब जिन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके अंदर बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है डायलिसेट को, क्योंकि 20 से 30 मिनट, यानी जिन पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा हो गया, तो उनमें हर 20 से 30 मिनट से अपन डायलिसेट को सॉल्यूशन को चेंज करेंगे, ताकि जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाली जा सके। अब जिसमें इतनी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, इतने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अपन उसके अंदर 4 से 6 घंटे तक भी आराम से निकाल सकते हैं डायलिसेट सॉल्यूशन को। फिर बात करते हैं इसमें आउटफ्लो की। तो आउटफ्लो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। पेरिटोनियल सॉल्यूशन, पीडी सॉल्यूशन ड्रेन आउट इनटू ड्रेनेज बैग विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो भी अपन ने सॉल्यूशन डाला था, पीडी सॉल्यूशन डाला था पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, उसको जब बाहर निकालते हैं तो कैसे बाहर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे यहाँ पे कोई भी पेशेंट लेट रहा है तो उससे नीचे की तरफ रखेंगे बैग को, जो भी ड्रेनेज बैग आपने लिया है उसको पेशेंट से नीचे रखेंगे, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अपने आप, जो भी आपने फ्लूइड डाला था वो उससे ड्रेनेज बैग के अंदर आके जमा हो जाए। मेंटेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो चार्ट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। अब आपने जो भी फ्लूइड डाला था, जैसे 2 लीटर डाला था, तो बाहर कितना आ रहा है उसके अंदर, जब आपने डाला था तो कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, तो बाहर आने के बाद उसमें कितना नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसका पूरा आपको एक चार्ट बनाना है, कि उससे ही आपको ट्रीटमेंट का पता लगेगा कि जैसे आपने कितना फ्लूइड डाला, अब अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो भी उसके साथ बाहर आया क्या। तो अगर ये ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो ये इससे ही पता चलेगा। फिर आता है मॉनिटर कलर ऑफ आउटफ्लो। अब जो भी आपने आउटफ्लो बाहर निकला है, जो भी पेरिटोनियल कैविटी से डायलिसेट के साथ सॉल्यूशन बाहर आया है, उसको कलर को भी अपने को मॉनिटर करना है। जैसे कलरलेस, कोई भी कलर नहीं हुआ तो वो नॉर्मल कंडीशन है। टर्बिड या क्लाउडी कलर हुआ तो यानी पस, पस का मतलब कि वहाँ जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, और वहाँ पे क्या हो गया है, पेरिटोनाइटिस। अगर ब्राइट रेड आउटफ्लो हो रहा है, अगर ब्राइट रेड कलर आ रहा है, जो भी वो डायलिसेट आप बाहर निकालें वापस पेरिटोनियल कैविटी से, इसका मतलब है कि पेरिटोनियल कैविटी में कोई भी पेरिटोनियल इंजरी हो गई है, जिससे आरबीसी टूट के बाहर आ रही है। ब्राउन ब्राउन आउट, इसका मतलब कि बाउल परफोरेट हो गया है कैथेटर की वजह से, आगे कैथेटर आगे चला गया है और उसकी वजह से परफोरेशन हो गया और बाउल परफोरेट हो गया है और फीकल कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं। पेल आउटफ्लो,
यानी यूरिन कंटेंट, यूरिनरी ब्लैडर परफोरेशन। अगर पेल कलर का यूरिन आ रहा है, पेल कलर का डायलिसेट आ रहा है, इसका मतलब यूरिन कंटेंट उसके साथ आ रहे हैं, इसका मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर जो था उसके अंदर उस कैथेटर की वजह से परफोरेट हो गया या फिर फट गया है। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसे कौन से केस हैं जिसके अंदर अपन ये परफॉर्म नहीं कर पा सकते पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहला तो है पेरिटोनाइटिस, यानी पेरिटोनियल का कोई भी इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो पहले तो उसको ट्रीट करेंगे, फिर ये प्रोसीजर करवाएंगे। बाउल परफोरेशन, अगर बाउल परफोरेट है किसी भी वजह से तो उस कंडीशन में भी नहीं करवाएंगे। अगर यूरिनरी ब्लैडर परफोरेट है उस कंडीशन में भी नहीं कराएंगे। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, क्योंकि कोई भी अपन सर्जरी हुई हो या परफोरेशन हुआ हो तो जो भी फ्लूइड अपन उसके अंदर डालेंगे कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो वो वहाँ से परफोरेशन से या फिर जो भी सर्जरी हुई है उस साइड से बाहर निकलने लग जाएगा। फिर इंटेस्टाइनल डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जैसे इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी अल्सर अल्सर प्रेजेंट होंगे तो उसकी दीवार कैसे रहेगी, वीक, जिससे अगर उसमें अपन वो पेरिटोनियल कैविटी में सॉल्यूशन डालेंगे डाइलेसेट तो यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन, या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में तुरंत बाद में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ की सर्जरी हुई हुई रहती है, तो वो भी जो भी सर्जरी होती है उसकी वजह से वहाँ पे स्टिचेस आए हुए रहते हैं, तो वहाँ से फ्लूइड बाहर आ सकता है। फिर बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला है पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनियल लेयर के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो। फिर आता है बाउल परफोरेशन, अगर बाउल के सब परफोरेट हो, यूरिनरी ब्लैडर परफोरेशन, यूरिनरी ब्लैडर परफोरेट हो, एब्डोमिनल पेन हो। फिर नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नॉर्मल फाइंडिंग मिले वहाँ पे कोई भी अपने को कोई भी देखने को दिक्कत नहीं मिले तो नो नीड टू इंटरवेंशन, जस्ट नीड टू एक्सप्लेनेशन। अपने को सिर्फ पेशेंट को समझाना है कि सब ठीक है और वहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसफिशियंट आउटफ्लो हो रहा है तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, चेक द पोटेंसी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, अपने को ड्रेनेज सिस्टम की पोटेंसी चेक करनी है। टर्न द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, और पेशेंट को अलग अलग साइड में लेटाना है ताकि जो भी वो इनसफिशियंट आउटफ्लो हो रहा था वो सही से बाहर आए। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले आता है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस 24/7। अब कंटिन्यूस इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस का मतलब है कि ये डायलिसिस की प्रोसेस 24 घंटे चलती रहती है। और एम्बुलेटरी का मतलब है, इसका मतलब है कि आप ये करते वक्त चल फिर सकते हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं। मतलब अगर ये प्रोसेस चल रहा है उस टाइम आपको कहीं पे भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप घूम सकते हैं या खुद का छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। फिर नो नीड ऑफ मशीन, इसके अंदर कोई भी मशीन की नीड नहीं होती। 4 साइकिल इन ए डे, 4 बार होता है दिन के अंदर। 4 to 6 आवर्स डुअल टाइम, और 4 से 6 घंटे के लिए आपको पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड रखना पड़ता है। अब ये कैसे होता है, आपको दिन में 3 से 5 बार बैग चेंज करना पड़ता है। ग्रेविटी की हेल्प से साफ पानी डायलिसेट पेट में जाता है और गंदा पानी बाहर निकल जाता है। डुअल टाइम का मतलब पानी पेट के अंदर 4 से 6 घंटे तक रहता है ताकि वो जो भी वेस्ट आपके अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल सके। फिर इसके अंदर आता है सेकेंड टाइप जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, यूज़ पेरिटोनियल साइकिलिंग मशीन। इसमें एक मशीन का यूज़ होता है जिसको साइकिलर बोलते हैं। इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली। ये कब परफॉर्म करते हैं, सिर्फ रात में परफॉर्म करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस फॉर 8 to 6 आवर्स साइकिल्स। इसमें ये तब होता है जब आप रात को सो रहे होते हैं। मशीन रात भर 8 से 12 घंटे डायलिसेट करती है। दिन के वक्त आपके पेट खाली रहता है, कोई लिक्विड अंदर नहीं होता। इसमें जो भी प्रोसीजर होता है वो सिर्फ रात को किया जाता है। फिर आता है सेकेंड, इसके अंदर ऑटोमेटेड के सेकेंड पार्ट की, उसका नाम है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म विथ इंटरवल एंड डेज और हावर।
इसके अंदर अपन प्रॉपर गैप से या फिर कुछ दिनों के गैप से या कुछ घंटों के गैप से ये परफॉर्म करवाते हैं एवरी अल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, फॉर 10 to 2 hours इन ए डे, और दिन में 10 से 12 घंटे। और कितनी साइकिल करवाते हैं, 2 से 3 साइकिल करवाते हैं। अब ये इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर या गैप देकर किया जाता है, कि जो ये रोज़ रोज़ नहीं होता बल्कि हफ्ते में कुछ बार या हर दूसरे दिन अल्टरनेट डेज किया जाता है। ये अक्सर उन पेशेंट के लिए होता है जिन्हें थोड़ी कम डायलिसिस की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद के अंदर सबसे लास्ट आता है, उसका नाम है कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, 7 days इन ए वीक। ये 24 घंटे चलता है, लेकिन मशीन की हेल्प से रात को सोते वक्त मशीन 3 साइकिल पूरी करती है, 4 cycles इन ए डे, 3 cycles ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड 1 cycles ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग टाइम। आखिरी साइकिल, अब जैसे रात को सोते टाइम 3 साइकिल पूरी करती है, आखिरी साइकिल में मशीन पेट में पानी भर देती है, जो पूरे दिन पेट में रहता है और अगली रात को निकाला जाता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस करते वक्त सबसे बड़ा खतरा होता है इन्फेक्शन का, पेरिटोनाइटिस का होता है, इसलिए हाथ धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक पेरिटोनियल डायलिसिस कंप्लीट होता है। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।